नमस्कार। सीईसी गुरुकुल लेक्चर्स में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम आधुनिक हिंदी साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत हिंदी साहित्य की एक अन्य गद्यात्मक विधा हिंदी आलोचना, इस पर चर्चा करेंगे। हिंदी आलोचना से क्या अभिप्राय है? आलोचना को विद्वानों ने किस रूप में परिभाषित किया है? उसका स्वरूप क्या है? आलोचना कर्म में और कवि कर्म में क्या अंतर है? आलोचना और अनुसंधान में क्या अंतर है? इन विभिन्न बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते हुए आज की हमारी चर्चा रहेगी। सबसे पहले हम देखते हैं आलोचना शब्द से क्या अभिप्राय है। आलोचना जिस रूप में आज प्रयोग में लाई जा रही है, संस्कृत में आलोचना शब्द उस रूप में प्रयोग नहीं किया जाता था। वहाँ आलोचना की बजाय सहृदय शब्द, आलोचक की जगह सहृदय शब्द का प्रयोग किया जाता था। वहाँ टीका, समीक्षा इस रूप में वार्तिक आदि के रूप में प्रयोग किया जाता था। पर आधुनिक काल में गद्य की विभिन्न विधाएं जब विकसित हुई तो उन्हीं के साथ आलोचना भी विकसित हुई। आलोचना शब्द का अगर हम व्याकरणिक विश्लेषण करें, व्याकरण की दृष्टि से देखें, तो आलोचना शब्द में आ उपसर्ग है, लुच धातु से लोच बना और फिर उससे ल्युट प्रत्यय लगा, आलोचन बना और स्त्रीलिंग का टाप प्रत्यय लगाकर आलोचना शब्द बनता है। कोश परक हम अर्थ देखें तो आलोचना के कोश में विभिन्न अर्थ मिलते हैं। सबसे पहले हम अंग्रेजी में देखेंगे। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में आलोचना के लिए क्रिटिसिज्म शब्द है इंग्लिश में, तो वहाँ कहा गया क्रिटिसिज्म इज द आर्ट ऑफ जजिंग द क्वालिटीज एंड वैल्यूज ऑफ एन एस्थेटिक ऑब्जेक्ट वेदर इन लिटरेचर और द फाइन आर्ट्स. It involves the formation and expression of judgment. क्या अभिप्राय है कि आलोचना का अर्थ वस्तुओं के गुण दोषों की परख करना है, जजिंग द क्वालिटीज एंड वैल्यूज। और ये परख चाहे साहित्य के क्षेत्र में की गई हो या ललित कला के क्षेत्र में, वेदर इन लिटरेचर और द फाइन आर्ट्स। स्वरूप निर्णय और निर्णय की अभिव्यक्ति, इसमें दोनों आ जाते हैं। इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ जजमेंट। तो ये तो अंग्रेजी में क्रिटिसिज्म का कोशजन्य अर्थ है। आलोचना के लिए समालोचना शब्द, समीक्षा शब्द, मूल्यांकन शब्द भी प्रचलन में है पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द है, पर उनमें बहुत सूक्ष्म अंतर है। आलोचना लुच धातु देखने के अर्थ में, उसको पूर्ण रूप से समग्रता में देखना, वह आलोचना है। और समीक्षा सम्यक ईक्षा, सम्यक रूप से ईक्षा भी ईक्ष धातु है देखने के अर्थ में, उसको सम्यक रूप से भली भांति समग्रता में देखना समीक्षा है। आलोचना के अंतर्गत दोष देखना अधिक आ जाता है, छिद्रान्वेषण आ जाता है। परंतु किसी साहित्यिक रचना की जब हम आलोचना की बात करते हैं तो वहाँ केवल दोष ही नहीं देखे जाते, गुण दोषों की परख की जाती है। उस रचना की जो विशेषताएं हैं उन पर भी आलोचक ध्यान देता है और उसमें जो दोष है उनको भी देखता है। तो गुण और दोष दोनों की परख होने के कारण आज आलोचना के लिए समालोचना शब्द प्रयोग में लाया जाता है। सम उपसर्ग उससे पहले और जोड़ दिया, जिसमें कृति का, रचना का संपूर्ण रूप से अध्ययन, निरीक्षण, परीक्षण, उसके गुण, उसके दोष, उसकी वैल्यूज, उसकी क्वालिटीज, सब पर ध्यान देना, वो समालोचना कहलाता है। हिंदी कोश में देखें तो वहाँ आलोचना शब्द का अर्थ हिंदी लघु पारिभाषिक कोश में किसी बात, कार्य,
साहित्यिक रचना या व्यक्ति आदि के गुण दोषों तथा उपयोगिता के विषय में किया जाने वाला दो टूक विचार। बात की भी आलोचना होती है, किसी कार्य की भी आलोचना होती है, किसी व्यक्ति की भी होती है और साहित्यिक रचना की भी होती है। तो कोश में कार्य से संबंधित, व्यक्ति से संबंधित, साहित्यिक रचना से संबंधित आलोचना के अर्थ दिए गए हैं। वहाँ उसका अर्थ टीका टिप्पणी भी है, समीक्षा भी है, तो विभिन्न अर्थ दिए गए हैं। पर जिस आलोचना की बात आज हम करने जा रहे हैं, हिंदी आलोचना की, वह साहित्यिक रचना के संदर्भ में है। वे किसी व्यक्ति विशेष या कार्य के विषय में या किसी बात को या घटना को लेकर के नहीं, हिंदी साहित्यिक रचनाओं को लेकर के। व्युत्पत्ति जन्य अर्थ जब हम आलोचना का देखते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है सम्यक निरीक्षण, उसको भली भांति उसके सभी दृष्टिकोणों से निरीक्षण करना, उसका मूल्यांकन करना, वे समीक्षा करना, ये आलोचना के अंतर्गत आता है। आलोचना को लेकर अनेक समालोचकों ने, कवियों ने, विद्वानों ने उसको परिभाषित करने का अभ्यास किया। पाश्चात्य चिंतकों ने भी और भारतीय चिंतकों में भी। पहले हम भारतीय समालोचकों की बात करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र एक बहुत बड़े समालोचक हुए जिन्होंने सैद्धांतिक आलोचना भी की और व्यवहारिक आलोचना भी की। वह आलोचना को के विषय में जब उसको परिभाषित करते हैं तो कहते हैं कि काव्य जीवन का आख्यान है और आलोचना काव्य का आख्यान है। काव्य की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न रूपों में दी है। डॉक्टर नगेंद्र काव्य को कहते हैं कि वे जीवन का आख्यान है, जीवन का पुनः सृजन है, और आलोचना उस काव्य का आख्यान है। तो एक तरह से आख्यान का आख्यान है। आलोचक एक प्रकार से आलोच्य विषय का पुनः सृजन करता है। एक बार कवि ने, जो रचनाकार है, वह उसका सृजन करता है और रचना एक मूर्त रूप में हमारे सामने आती है। वही आलोचक उस रचना का पुनः सृजन करता है। इसलिए वे आलोचना को काव्य का आख्यान कहते हैं। इसी तरह से डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, वे आलोचना को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि आलोचना न काव्य के गुण दोषों का विवेचन है, न उनकी व्याख्या है, न कृतित्व का सम्यक मूल्यांकन एवं विश्लेषण है। सर्जक के संश्लिष्ट काव्य पाठ को अपनी व्याख्या से जोड़कर उसे प्रासंगिक अर्थ प्रदान करना ही आलोचना है। आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना, इसमें उन्होंने आलोचना को परिभाषित किया है कि केवल काव्य के गुण दोषों की विवेचना कर देना ही आलोचना नहीं है, केवल उस रचना की व्याख्या कर देना भी आलोचना नहीं है, और केवल उस रचना का, उसकी जो विशेषताएं हैं उनका सम्यक विश्लेषण और मूल्यांकन कर देना ही आलोचना नहीं है। विभिन्न अलग अलग ये पाठ हैं, अलग अलग अंग हैं, पर वास्तव में सर्जक के संश्लिष्ट काव्य पाठ को अपनी व्याख्या से जोड़कर उसे प्रासंगिक अर्थ प्रदान करना ही आलोचना है। तो इस तरह से वे आलोचना को एक समग्रता के रूप में देखते हैं, एक संश्लिष्ट काव्य पाठ के रूप में देखते हैं, और वे आलोचना उस रचना के प्रासंगिक अर्थ को प्रदान करें। जब वे रचना की रचना हुई उस समय को देखते हुए और उसको वर्तमान संदर्भों में उसकी प्रासंगिकता को देखते हुए जब उसका विश्लेषण मूल्यांकन किया जाता है, तभी वे आलोचना कहलाती है। इसी तरह से डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने आलोचना के विषय में कहा कि साहित्यिक क्षेत्र में ग्रंथ को पढ़कर उसके गुणों और दोषों का विवेचन करना और उसके संबंध में
अपना मत प्रकट करना आलोचना कहलाता है। यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। श्याम सुंदर दास जी ने जो ये बात कही कि रचना को पढ़कर उसके गुण दोषों का विवेचन करना, ये तो सभी विद्वान मानते हैं, चाहे वे इतिहासकार हैं, चाहे समालोचक हैं, चाहे कवि हैं। आलोचना के संदर्भ में ये सब मानते हैं कि गुण दोषों का विवेचन करना आलोचना का मुख्य ध्येय है। पर उसके संबंध में अपना मत प्रकट करना, इस बात को लेकर विद्वानों में मतभेद है। श्याम सुंदर दास कहते हैं कि आलोचक उस रचना का विश्लेषण करते हुए उसके विषय में अपना निर्णय भी दे, अपना मत भी प्रकट करे। पर कुछ विद्वान ये मानते हैं कि आलोचक का यह लक्ष्य नहीं है कि वह अपना निर्णय, अपना मत रखे। उसका उद्देश्य है केवल रचना के गुण दोषों का विवेचन करना। तो यहाँ विद्वानों में मतभेद मिलता है। तो श्याम सुंदर दास साहित्य को जीवन की व्याख्या मानते हैं और आलोचना को व्याख्या की व्याख्या, जैसे डॉक्टर नगेंद्र ने माना। उन्होंने काव्य को जीवन का आख्यान माना और आलोचना को काव्य का, जीवन का आख्यान माना। तो इस तरह से पुनर्सृजन की बात करते हैं। श्याम सुंदर दास भी इसी तरह से व्याख्या की बात करते हैं। मूलतः दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब हम बात करें पाश्चात्य विद्वानों की। वे आलोचना को किस संदर्भ में लेते हैं? सबसे पहले बात करते हैं आइए रिचर्ड्स की। उन्होंने मूल्य निर्धारण को आलोचना की प्रमुख विशेषता माना। वे काव्य में वैल्यूज को, मूल्य को अधिक महत्व देते हैं। कहते हैं टू सेट अप अ क्रिटिक इज टू सेट अप एज अ जजमेंट ऑफ वैल्यू, कि मूल्य निर्धारण, मूल्य की जजमेंट, ये आलोचना का मुख्य लक्ष्य है। ये मूल रूप से आलोचना कहलाती है। इसी तरह से वर्ल्सफेल्ड के अनुसार आलोचना कला और साहित्य के क्षेत्र में निर्णय की स्थापना है। जो बात श्याम सुंदर दास जी ने कही वही बात वर्ल्सफेल्ड ने भी कही है। उनकी पुस्तक का नाम है जजमेंट इन लिटरेचर। उसमें वो कहते हैं क्रिटिसिज्म इज द एक्सरसाइज ऑफ जजमेंट इन द प्रोविंस ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, कि कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में क्रिटिसिज्म जो है वो निर्णय की स्थापना है, जजमेंट है, एक्सरसाइज ऑफ जजमेंट, चाहे वो कला का क्षेत्र है या साहित्य का क्षेत्र है। तो इस तरह से आलोचना जो है वे साहित्य के क्षेत्र में किसी रचना का समग्र रूप से मूल्यांकन करना है। सभी विद्वानों की परिभाषाओं को देखते हुए हम अगर एक समग्रता के रूप में कहें, एक सार रूप में कहें, तो हम यही कह सकते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में किसी रचना का समग्र रूप से मूल्यांकन करना है। ये समग्रता जो है वो रचना के किसी एक एक पक्ष को लेकर के नहीं, उसकी समग्रता में, केवल शिल्प को लेकर, केवल उसकी भाव को लेकर, केवल उसके बाहरी सौंदर्य को लेकर नहीं, समग्रता में मूल्यांकन करना ही आलोचना है। और आलोचना वास्तव में रचनाकार और पाठक के बीच में एक सेतु का काम करती है, एक कड़ी का काम करती है। पाठक उस रचना को पढ़ करके उतनी भावबोध की स्थिति को नहीं पहुंच पाता जितनी आलोचना को पढ़ करके वे पहुंच पाता है। तो इस तरह से रचना की आलोचना कवि के मंतव्य को समझने के लिए, साहित्यकार के भावबोध को पाठक तक पहुंचाने में एक सेतु का कार्य करती है। पहले आलोचना का जो प्राचीन काल में प्रारंभ में जब आलोचना की जाती थी तो वहाँ उसका एक बड़ा संकुचित अर्थ लिया जाता था। वहाँ केवल कृति विशेष के गुण दोष का विवेचन मात्र कर दिया जाता था। परंतु आज संदर्भ बदल गए हैं, आज स्थितियां बदली हैं। वर्तमान संदर्भों में आलोचना का क्षेत्र विकसित हुआ है। अब वे केवल गुण दोष तक ही सीमित नहीं रहती है। अब जो आलोचना है
उसमें किसी रचना की विशेषताओं पर विचार किया जाता है, उस रचना की उपलब्धियों पर और उसके अभावों का, उसके दोषों का भी मूल्यांकन किया जाता है। केवल गुण दोष नहीं देखे जाते, उस रचना से क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई, उस रचना में क्या दोष रहे, उसका मूल्यांकन किया जाता है। और सहृदय के हृदय पर उसकी प्रतिक्रिया का विश्लेषण करना, कि रचना को पढ़कर पाठक की क्या प्रतिक्रिया होती है, उसका एनालिसिस करना, उसका विश्लेषण करना भी आलोचना का कार्य है। और रचना की श्रेष्ठता अथवा दोषों के विषय में निर्णय देना भी, केवल मात्र विवेचन करना, केवल मात्र मूल्यांकन करना या विश्लेषण करना ही आलोचक का ध्येय नहीं है। वह रचना की अगर उत्कृष्टता है, श्रेष्ठ है या उसमें दोष है, तो उसके विषय में वे निर्णय भी दे। और रचना को श्रेणीबद्ध करना, उस काल विशेष में जो अन्य रचनाएं रची गई, उन रचनाओं के साथ उसका स्तर निर्धारित करना। जैसे मान लिया एक नीति काव्य की बात कर रहे हैं, तो उस समय जो अन्य नीति काव्य रचे गए, उस नीति काव्यों की परंपरा में उस रचना विशेष का स्थान निर्धारित करना। या जैसे प्रेमाख्यानों की एक परंपरा थी, सूफी काव्यों की रचना हुई, तो जैसी का जैसे प्रेमाख्यान है पद्मावत, तो उस समकालीन समय में अन्य जो सूफी काव्य लिखे गए, प्रेमाख्यानक काव्य लिखे गए, उनमें जायसी के पद्मावत का क्या स्थान है, ये निर्धारित करना भी आलोचना का उद्देश्य है। तो रचना को श्रेणीबद्ध करना, समकालीन अन्य रचनाओं के साथ उसके स्तर का निर्धारण करना। तो इस तरह से आलोचना आज एक संकुचित व्यवसाय, संकुचित कार्य को लेकर केवल गुण दोष का विवेचन लेकर के ही आगे नहीं बढ़ती है, वे विभिन्न पक्षों को, विभिन्न आयामों को लेकर के अग्रसर होती है। तो इसलिए आलोचना का क्षेत्र आज विस्तृत हो गया है। अब हम बात करें आलोचना के प्रयोजन की, कि आलोचना की आवश्यकता क्यों है, किस लिए आलोचना की जाए। सीधा रचना ही पढ़ी जाए, किसी कवि ने कोई कविता की रचना कर दी तो कविता और पाठक का सीधा संबंध हो, उसमें आलोचना का क्या प्रयोजन है। तो ये आलोचना की बात करें तो आलोचक द्वारा रचना का सभी दृष्टिकोणों से आस्वाद करके पाठकों को उसी प्रकार के आस्वाद में सहायता देना, ये आलोचक का प्रयोजन होता है। पाठकों की रुचि का परिष्कार करना, साहित्य की गतिविधि का निर्धारण करना, ये उसका मूल प्रयोजन है। पाठक भी सहृदय है और आलोचक भी सहृदय है, दोनों ही सहृदय हैं, पर अंतर क्या है, पाठक की बोध वृत्ति, पाठक की जो सहृदयता है, पाठक की जो रुचि है, वह उतनी विकसित नहीं हुई जितनी आलोचक की, क्योंकि आलोचक को विशिष्ट सहृदय कहा जाता है। आलोचक जब किसी रचना को समग्रता में देखता है, उसका जब वे रसास्वादन प्राप्त करता है, तो उस आस्वाद की स्थिति को वे पाठकों तक पहुंचाने का कार्य आलोचना के माध्यम से करता है। और आलोचना को पढ़ करके पाठक की जो रुचि है उसका परिष्कार हो जाता है, उसमें परिष्कृति आती है। इसीलिए संस्कृत में दो प्रतिभा मानी गई, एक कारयित्री प्रतिभा और एक भावयित्री प्रतिभा। कवि जो सर्जना कर रहा है, रचनाकार जो रचना करता है, उसमें कारयित्री प्रतिभा होती है, सर्जनात्मक प्रतिभा होती है, जिससे वो सृजन कर्म करता है। और जो पाठक है या आलोचक है, उसमें भावयित्री प्रतिभा होती है। अगर उसमें भावयित्री प्रतिभा नहीं है तो वे उस रचना से रसास्वादन नहीं कर सकता। कोई एक कहानी है, उसको एक व्यक्ति पढ़ करके इतना अधिक रस विभोर होता है, आनंद मग्न होता है, और कोई दूसरा पाठक उसको पढ़ करके
कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। ये अंतर इस भावयित्री प्रतिभा के कारण है। जब तक पाठक में संवेदना नहीं होगी, उसमें सहृदयता नहीं होगी, रागात्मकता का अंश नहीं होगा, तब तक वे उस रचना का आस्वादन नहीं कर पाता। और आलोचक में ये रसास्वादन की एक विशेष प्रतिभा होती है। वे उस रचना से जिस आस्वाद को प्राप्त करता है, जिस साधारणीकरण की स्थिति को प्राप्त करता है, उसे वे पाठकों तक अपनी आलोचना के माध्यम से पहुंचाता है। और इस तरह से साहित्य की गतिविधि को निर्धारित करने का कार्य भी आलोचक करता है। अब एक ये प्रश्न उठता है कि आलोचना को क्या माना जाए? आलोचना कला है या विज्ञान है? कुछ विद्वान कहते हैं साहित्य के माध्यम से, जैसे साहित्य को हम कला के अंतर्गत मानते हैं, तो आलोचना भी कला ही है। पर कुछ विद्वान मानते कि नहीं, जो आलोचना की पद्धति है वे पूर्णतया वैज्ञानिक पद्धति है, इसलिए उसे विज्ञान माना जाना चाहिए। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध समीक्षक डॉक्टर नगेंद्र ने आलोचना को कला और विज्ञान दोनों रूपों में माना है। वे आलोचना को ललित साहित्य का अंग मानते हैं। आलोचना की आत्मा को वो कलामय कहते हैं और उसकी शरीर रचना को वैज्ञानिक कहते हैं। कि जो आलोचना की आत्मा है वो कलात्मक है। कैसे कलामय है, इसको वे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आत्मा के कलामय होने का अर्थ ये है कि आलोचना भी मूलतः आत्माभिव्यक्ति ही है। आलोचक कला के विवेचन विश्लेषण के माध्यम से आत्मलाभ करता है। आलोचना का विषय रसात्मक होता है और आलोचना की परिणति भी आत्मसिद्धि में ही होती है। रचनाकार जो रचना कर रहा है वह रचना के माध्यम से, वे रचना में आत्माभिव्यक्ति करता है, अपने आप को अभिव्यक्त करता है, वो आत्मसिद्धि की स्थिति होती है। और आलोचना भी मूलतः आत्माभिव्यक्ति ही है कि जो रचना का विषय है, जो रचना की संवेदना है, जो उसका वर्ण्य विषय है, वे कवि की रचनाकार की आत्माभिव्यक्ति है। और जब उसका विवेचन विश्लेषण आलोचक करता है तो आलोचक को भी आत्मलाभ प्राप्त होता है और अंततः आलोचना की परिणति आत्मसिद्धि में होती है। तो इसलिए आलोचना जो है वो कला है। अब उसको विज्ञान कैसे माना कि जो रचना का बाह्य पक्ष है, जो रचना का शिल्प पक्ष है, रचना विधान है, वह उसका बाहरी स्वरूप जो है वो वैज्ञानिक है। कि शरीर रचना के वैज्ञानिक होने का आशय ये है कि आलोचना की पद्धति में विज्ञान के रीति नियमों का पालन करना आवश्यक तथा उपादेय होता है। ये नहीं कि आलोचक अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से कुछ भी उसका अर्थ कर दे, कुछ किसी भी प्रकार से आलोचना कर दे, उसे एक पद्धति को अपनाना होता है। यही वह गुण है जो आलोचक को सामान्य सहृदय से वैशिष्ट्य प्रदान करता है। आलोचक को तथ्यों का संकलन करना, उसका वर्गीकरण करना, फिर उसका विश्लेषण करना, उसके बीच में कारण कार्य संबंध बनाते हुए और उसका अनुकरण करना, तो ये विभिन्न तत्व हैं जिसे आलोचक को आलोचना करते हुए अपनाने होते हैं। और ये जो पद्धति है ये पूर्णतया वैज्ञानिक है। तो वैज्ञानिक पद्धति के अनुरूप ही आलोचक आलोचना करता है किसी रचना की। तो इसलिए उसका जो आत्मिक पक्ष है वह कला है और जो शारीरिक पक्ष है वह उसका विज्ञान है। शारीरिक पक्ष अर्थात शिल्प विधान वह विज्ञान है। तो इस तरह से आलोचना कला और विज्ञान दोनों ही है। अब हम बात करते हैं आलोचना और सर्जना में क्या अंतर है। जो मूल रचना है, मूल सृजन है
और आलोचना है, उन दोनों में क्या अंतर होता है? कवि जीवन का पुनः सृजन करता है। जीवन के जो अनुभव कवि ने के पास आए, जीवन का जो सामान्यीकरण या साधारणीकरण कवि को हुआ, उसकी रचना वे अपनी कविता के माध्यम से, कहानी आदि के माध्यम से करता है। तो वो जीवन का पुनः सृजन कर रहा है। और आलोचक काव्य का पुनः सृजन कर रहा है। तो अर्थात जीवन के पुनः सृजन का पुनः सृजन, ये एक आलोचना है। आलोचक का कर्म कवि कर्म की अपेक्षा कम सृजनात्मक होता है। मूल सृजना तो कवि की है, रचनाकार की है। आलोचक का कर्म उससे थोड़ा कमतर होता है। एक और अंतर क्या है? कवि में कारयित्री प्रतिभा होती है और आलोचक में भावयित्री प्रतिभा। कवि के साधनों में भावना और कल्पना की प्रधानता रहती है। बुद्धि प्रायः संश्लेषण में ही सहायक होती है, पर आलोचक के कर्म में भावना और कल्पना का सम्यक उपयोग रहते हुए भी बुद्धि अधिक सक्रिय रहती है, क्योंकि आलोचना में बौद्धिकता अधिक होती है, वहाँ बुद्धि का उपयोग अधिक रहता है, जबकि कविता में, रचना में भावना और कल्पना का प्राधान्य रहता है। कवि कर्म में जहाँ बिंबों के प्रयोग की प्रचुरता रहती है, वहाँ आलोचना में इन बिंबों की धारणा या प्रत्यय अधिक उपयोग में आते हैं। तो इस तरह से ये आलोचना और सर्जना में अंतर है। अब हम बात करते हैं आलोचना और अनुसंधान में, रिसर्च में अंतर। अनुसंधान का मुख्य कार्य है नए तथ्यों का अन्वेषण, नए साक्ष्यों के आधार पर पुराने निष्कर्षों एवं मान्यताओं के स्थान पर नई मान्यताओं की स्थापना करना। आलोचना का क्षेत्र अनुसंधान कार्य से भिन्न है। कृति के विषय में आलोचक का वैचारिक अभिमत आलोचना का मुख्य कार्य है। जो अनुसंधान करता है वे स्वतंत्र नहीं होता, आलोचक स्वतंत्र होता है। अनुसंधान करता जो उसके पास साक्ष्य हैं उनके आधार पर वे मान्यता की स्थापना कर देता है, पर आलोचक अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए, अपने विवेक का प्रयोग करते हुए निर्णय देने में स्वतंत्र होता है। तो ये दोनों में मूल अंतर है। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने आलोचना से अभिप्राय, उसका स्वरूप, आलोचना और सर्जना में क्या अंतर है, आलोचना और अनुसंधान में क्या अंतर है, आलोचना का मूल प्रयोजन क्या है, इन बिंदुओं पर चर्चा की। अपनी इस चर्चा को हम अगले व्याख्यान में आगे बढ़ाएंगे, जब हम आलोचना की प्रकार्य पर, उसके स्वरूप पर विचार करेंगे। आलोचक के क्या गुण, उसकी क्या विशेषताएं होती है, इस पर बात करेंगे। धन्यवाद।